नमस्कार, मैं हूं आपके साथ निधि और आप देख रहे हैं बुलेटिन अपडेट। बुलेटिन अपडेट की शुरुआत करते हैं बांग्लादेश से, जहां धर्म के नाम पर एक शख्स की जिंदगी मिटा दी गई। वहीं बागेश्वर धाम के पंडित धीरेन्द्र शास्त्री ने बंगाल में बन रही बाबरी मस्जिद को लेकर चेतावनी दी है। और इस बीच एक बड़ा सवाल, क्या देश के लिए एक जयशंकर काफी है? ये सवाल जैसे ही पुणे में पूछा गया, वैसे ही विदेश मंत्री एस जयशंकर ने उसका जवाब कुछ यूं दिया कि सुनने वालों की तालियों की गूंज ने थमने का नाम नहीं लिया। और देखिए, बिहार के हिजाब विवाद से चर्चा में आई महिला डॉक्टर नुसरत परवीन को झारखंड सरकार ने सरकारी नौकरी का खुला प्रस्ताव दिया है। इस बीच भारतीय रेलवे ने अपने किराए में बढ़ोतरी कर दी है। और वहीं खेल के जगत में गौतम गंभीर ने टीम इंडिया में बड़ा मास्टर स्ट्रोक खेला है। गिल को ड्रॉप करना तो हुआ ही, लेकिन सबसे बड़ा सरप्राइज ये है कि उन्होंने जितेश शर्मा को बाहर करके रिंकू सिंह की टीम में वापसी करवा दी है। इन सब पर बात करने से पहले एक नजर आज की हेडलाइंस पर। गाजा में मिलिशिया ग्रुप एक्टिव कर रहा इजराइल, रिपोर्ट में दावा। हमास लड़ाकों की खुलेआम हत्या में शामिल। गैंग गाजा की सत्ता में चाहती है हिस्सेदारी। एप्स्टीन के ठिकानों पर भारतीयों के जाने का सबूत नहीं, अमेरिकी डेटा कंपनी की रिपोर्ट में हुआ खुलासा। एप्स्टीन के ज्यादातर मेहमान अमेरिकी। दक्षिण अफ्रीका में शराब खाने के पास हुई मास शूटिंग, 10 की हुई मौत, वहीं 10 हुए घायल। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने वीवीजी रामजी बिल 2025 को दी मंजूरी, बना कानून। आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत बोले, बांग्लादेश में हिंदू अल्पसंख्यक, इसलिए हालात मुश्किल। हमें सीमाओं में रहकर मदद करनी चाहिए, क्योंकि भारत ही हिंदुओं का एकमात्र देश है। क्या किसी इंसान की जान की कीमत उसका धर्म हो सकती है? ये सवाल इसलिए उठ रहा है क्योंकि बांग्लादेश से एक बेहद दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है। बांग्लादेश के मेमनसिंह जिले के भालुका उपजिला में रहने वाले दीपू चंद दास, जो एक गारमेंट फैक्ट्री में काम किया करते थे, को उग्र भीड़ ने निशाना बना लिया। आरोप है कि रात करीब 9 बजे कुछ लोग उनके घर में घुसे और पैगंबर मोहम्मद के अपमान का झूठा आरोप लगाकर उनको बेरहमी से पीटा। भारत में भी इस घटना को लेकर भारी नाराजगी देखने को मिली। जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय की अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद यानी कि एबीवीपी ने शनिवार 20 दिसंबर को इस हिंसा के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया। इस दौरान छात्रों ने उग्र इस्लामिक कट्टरता के प्रतीकात्मक पुतले का दहन किया और जोरदार नारेबाजी की। कार्यकर्ताओं ने वामपंथी संगठनों की चुप्पी पर भी सवाल उठाए। उनका कहना है कि ये वही संगठन है जो फिलिस्तीन और गाजा जैसे मुद्दों पर लगातार प्रदर्शन और नारेबाजी करती हैं। लेकिन जब बांग्लादेश में हिंदू समुदाय पर अत्याचार होता है तो उनकी मानव अधिकार की आवाज अचानक गायब हो जाती है। एबीवीपी ने इसे चयनात्मक संवेदनशीलता और राजनीतिक पाखंड का स्पष्ट उदाहरण कहा। एबीवीपी जेएनयू इकाई के अध्यक्ष मयंक पांचाल ने कहा कि बांग्लादेश में हिंदुओं पर हो रहे अत्याचार केवल एक देश का आंतरिक मामला नहीं है, बल्कि ये मानवता के खिलाफ अपराध है। उन्होंने कहा कि जो संगठन हर अंतर्राष्ट्रीय मुद्दे पर नैतिकता का पाठ पढ़ाते हैं, उनका इस विषय पर मौन रहना उनकी असली सच्चाई को उजागर करता है। मयंक पांचाल ने ये भी कहा कि एबीवीपी इस चुप्पी को तोड़ेगी और पीड़ितों की आवाज बनेगी। एबीवीपी जेएनयू मंत्री प्रवीण के पीयूष ने कहा कि पुतला दहन केवल विरोध का प्रतीक नहीं, बल्कि उन विचारधाराओं के खिलाफ चेतावनी है जो सांप्रदायिक कट्टरता और हिंसा को बढ़ावा देती है। उन्होंने जोर देकर कहा कि जेएनयू का छात्र समुदाय ये स्पष्ट संदेश देना चाहता है कि निर्दोषों की हत्या पर चुप रहना एक अपराध है। तो वही क्या एक बयान देश की पुरानी यादें फिर से जगा सकता है? यही सवाल अब उठ रहा है। बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर पंडित धीरेन्द्र शास्त्री के ताजा बयान ने सियासी और धार्मिक गलियारों में नई हलचल पैदा कर दी है। आचार्य धीरेन्द्र शास्त्री ने बंगाल में बाबरी मस्जिद दोबारा बनाए जाने की चर्चाओं पर तीखी प्रतिक्रिया दी। उन्होंने कहा कि अगर इस तरह की कोई कोशिश होती है तो ये बेहद दुर्भाग्यपूर्ण होगा। लेकिन विदेशी आक्रांता के नाम पर, बाबर के नाम पर यदि देश में कोई भी स्थान बनाया जाए तो ये इस देश का दुर्भाग्य है। कि राम मंदिर जब बना था तो बहुत लोगों ने कमेंट किया था कि वहां अस्पताल बनाया जाना चाहिए। अब बाबरी मस्जिद की जब बात आई है तो उन लोगों के मुंह में कैंसर हो गया। देश के सियासी और धार्मिक गलियारों में एक बार फिर से हलचल मची है।
बागेश्वर धाम के पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ने बंगाल में बन रही बाबरी मस्जिद को लेकर चेतावनी दी है। उनका बयान सुनते ही 1992 की यादें ताजा हो गईं। अब सवाल उठ रहे हैं कि यह बयान कितना सही और कितना विवादित है। बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर आचार्य धीरेन्द्र शास्त्री ने कहा कि अगर देश में बाबरी मस्जिद दोबारा बनने की कोशिश होती है तो यह बेहद दुर्भाग्यपूर्ण होगा। उन्होंने चेतावनी भी दी कि हिंदू देश में फिर 1992 जैसी घटना की तैयारी के लिए तैयार रहेगा। हम किसी भी धार्मिक परंपरा मानने वाले लोगों के खिलाफ नहीं हैं। उन्हें अपनी पूजा पाठ करने का पूर्ण स्वतंत्र अधिकार है। 1947 में भारत की आजादी के बाद तो संविधान के तहत कोई भी अपनी देवी देवताओं का, किसी भी मजहब का व्यक्ति अपने देवी देवताओं का स्थान बना सकता, लेकिन विदेशी आक्रांता के नाम पर, बाबर के नाम पर यदि देश में कोई भी स्थान बनाया जाए तो ये इस देश का दुर्भाग्य है। और निश्चित रूप से हम ये बात कह सकते हैं कि फिर से हिंदू 1992 दोहराने के लिए तैयार रहेगा। धीरेन्द्र शास्त्री ने इसे हिंदुओं के खिलाफ विदेशी आक्रांताओं की साजिश भी बताया। उनका कहना था कि धार्मिक उन्माद फैलाने की तैयारी कहीं न कहीं विदेशी आक्रांताओं के नाम पर हो रही है। कहीं ना कहीं निश्चित रूप से विदेशी आक्रांताओं के नाम पर ये धार्मिक उन्माद फैलाने की तैयारी है। और हमें इस बात का दुर्भाग्य भी है कि राम मंदिर जब बना था तो बहुत लोगों ने कमेंट किया था कि वहां अस्पताल बनाया जाना चाहिए। अब बाबरी मस्जिद की जब बात आई है तो उन लोगों के मुंह में कैंसर हो गया। कहीं न कहीं निश्चित रूप से विदेशी आक्रांताओं के नाम पर यह धार्मिक उन्माद फैलाने की तैयारी है। उन्होंने यह भी कहा कि यह दुर्भाग्य है कि जब राम मंदिर बना था तब बहुत लोगों ने कहा कि वहां अस्पताल बनाया जाना चाहिए। अब बाबरी मस्जिद की जब बात आई तो उन लोगों के मुंह में कैंसर हो गया है। इस बयान के बाद विवाद और तेज हो गया है। 6 दिसंबर 1992 की घटना फिर से सुर्खियों में है। उस दिन अयोध्या में लाखों कार सेवकों ने बाबरी मस्जिद का विवादित ढांचा गिरा दिया था। पंडित धीरेन्द्र शास्त्री के इस बयान ने एक बार फिर धार्मिक और राजनीतिक बहस छेड़ दी है। अब सवाल उठ रहे हैं कि इस चेतावनी का असर क्या होगा और इस पर किस तरह की प्रतिक्रियाएं सामने आएंगी। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत अपडेट डेस्क। और वहीं पुणे में एक सवाल ने माहौल बना दिया और जवाब ने पूरी महफिल लूट ली। विदेश मंत्री एस जयशंकर से जब देश के नेतृत्व को लेकर बात की गई तो उनका जवाब सुनकर सभागार तालियों से गूंज उठा। जयशंकर ने खुद को हनुमान और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को राम बताते हुए गहरी बात कह दी। उन्होंने कहा कि हनुमान अकेले कुछ नहीं करते, उनकी शक्ति राम के लक्ष्य और दिशा से आती है। इसी उदाहरण के जरिए उन्होंने साफ किया कि देश का नेतृत्व किसी एक व्यक्ति पर नहीं बल्कि एक सोच, एक विजन और आपसी विश्वास पर आधारित होता है। क्या देश के लिए एक जयशंकर काफी है? ये सवाल पुणे में सिम्बोसिस इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी के 22वें दीक्षा समारोह में विदेश मंत्री एस जयशंकर से पूछा गया और जब विदेश मंत्री ने इसका जवाब दिया तो उसने सबका ध्यान अपनी तरफ खींच लिया। जयशंकर ने खुद को हनुमान से जोड़ा और पीएम मोदी को राम की भूमिका में बताया। उनका ये जवाब इतना दिलचस्प था कि सबका दिल छू गया। जब जयशंकर से पूछा गया कि क्या देश के लिए एक जयशंकर काफी है तो उन्होंने इस सवाल को ही गलत ठहरा दिया। Your question was a wrong question. You actually should have asked me, there is one Modi. Yeah. So that was the question you should have asked me. Because ultimately जो डिप्लोमेट होते ना, even after all Shri Hanuman finally serves. So bear it in mind. Look, you have countries are defined by leaders, countries are defined by vision. There are people who execute it. But ultimately today it is that vision, the leadership, the confidence, that is what makes a difference. जयशंकर ने जवाब देते हुए कहा कि आपका सवाल ही गलत है। आपको मुझसे पूछना चाहिए था कि मोदी एक हैं, क्योंकि अंत में श्री हनुमान ही सेवा करते हैं। जयशंकर ने साफ कहा कि देश नेताओं और उनके विजन से परिभाषित होते हैं और वो विजन लागू करने वाले लोग होते हैं, लेकिन अंत में विजन, लीडरशिप और कॉन्फिडेंस ही आज के दौर में फर्क पैदा करता है। इस बयान ने ये साफ कर दिया है कि जयशंकर पीएम मोदी के नेतृत्व पर पूरी तरह से भरोसा रखते हैं और उनका मानना है कि मोदी ही इस बदलाव की असल ताकत हैं। की सुंदरता को शब्दों में समेटना बहुत मुश्किल है। जो लोग दुनिया के अलग अलग देशों के द्वीपों को देखने जाना चाहते हैं, वहां के समंदर से अभिभूत है। वहीं जयशंकर ने मजाकिया अंदाज में कहा कि अपनी आवाज उठाना बहुत जरूरी है।
क्योंकि अगर आप नहीं बोलेंगे तो दुनिया आपको दबा सकती है। ये बात उन्होंने भारत की वैश्विक स्तर पर प्रतिक्रिया और अलग-अलग स्थितियों पर चर्चा करते हुए कही। So your first question I put differently. You are asking me when do you keep your mouth shut and when do you open your mouth? That is what you are asking. So, and you know, my answer is actually it depends on the situation. You know, you would be surprised how much I don't speak. वो कभी आता नहीं है because मैं चुप रहता हूँ. So you can't make a reel of some guy who doesn't speak. But you know, today it is not only जो उन्होंने पूछा multipolar है, it is also very competitive. If you don't speak, if you don't set out a point, दुनिया आपको दबा देती. You know, they think that by pushing you, you will be on the defensive, you will apologize, you will be marginalized. So it is important to raise your voice. I'm not saying you should raise it every time. I think, but that is a judgment call. जयशंकर ने आगे कहा, आज दुनिया भारत को पहले से कहीं ज्यादा सकारात्मक नजर से देखती है। ये बदलाव अब एक सच्चाई बन चुका है जिसे नकारा नहीं जा सकता। उन्होंने ये भी बताया कि भारत ने ह्यूमन रिसोर्सेज और टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में शानदार उन्नति की है जो पहले कभी नहीं देखी गई, जबकि कई विकसित देश डेमोग्राफिक क्राइसिस का सामना कर रहे हैं। जयशंकर ने इस बदलाव को भारत के नेशनल ब्रांड में सुधार और भारतीयों की बढ़ती वैश्विक पहचान से जोड़ा, जिनका योगदान अब दुनिया भर में देखा जा रहा है। विदेश मंत्री ने बताया कि भारत की पहचान अब न सिर्फ उसके आर्थिक विकास से बल्कि उसके बेहतरीन टैलेंट और काबिलियत से भी जुड़ी हुई है। वहीं इसके अलावा उन्होंने बंटवारे के दर्द और खाड़ी देशों के साथ भारत के पुराने रिश्तों पर भी बात की। जयशंकर ने यह भी बताया कि कैसे रूस के राष्ट्रपति पुतिन भारतीय टैलेंट को अपने देश बुलाना चाहते हैं। और देखिए, नए साल से पहले भारतीय रेलवे ने ट्रेनों के किराए में बढ़ोतरी कर दी है। मेल एक्सप्रेस और एसी ट्रेनों में सफर करना अब थोड़ा महंगा हो जाएगा। रेलवे ने कहा कि बढ़े हुए किराए 26 दिसंबर 2025 से लागू होंगे और इसका जो असर है लंबी दूरी की यात्रा करने वालों पर होगा। इस वक्त की बड़ी खबर रेलवे से आ रही है। बड़ी खबर बता रहा हूँ, भारतीय रेलवे ने यात्रियों को बड़ा झटका दिया है। मेल एक्सप्रेस और एसी ट्रेनों के किराए में बढ़ोतरी कर दी गई है। नए साल से ठीक पहले रेलवे ने अपने किराए में संशोधन का ऐलान किया है। 26 दिसंबर 2025 से ये नई दरें लागू होंगी और लंबी दूरी की यात्राओं पर इसका सीधा असर पड़ेगा। सबसे पहले राहत की बात करें तो साधारण श्रेणी में 215 किलोमीटर तक की यात्रा पर किराए में कोई बढ़ोतरी नहीं की गई है। इसी तरह लोकल ट्रेनों और मासिक सीजन टिकट यानी एमएसटी के दामों में भी कोई बदलाव नहीं हुआ है। इसीलिए शहरों के रोजमर्रा के यात्री इस बढ़ोतरी से प्रभावित नहीं होंगे, लेकिन लंबी दूरी की यात्राओं के लिए यह खबर यात्रियों के लिए झटका साबित होगी। रेलवे के अनुसार 215 किलोमीटर से अधिक दूरी की साधारण मेल एक्सप्रेस और एसी ट्रेनों में किराया बढ़ जाएगा। साधारण श्रेणी के प्रति किलोमीटर 1 पैसा और मेल एक्सप्रेस के नॉन एसी और एसी क्लास के लिए प्रति किलोमीटर 2 पैसे की बढ़ोतरी लागू होगी। उदाहरण के तौर पर अगर हम आपको बताएं तो दिल्ली से पटना के बीच की दूरी करीब 1000 किलोमीटर है और अभी तक डीबीआरटी राजधानी ट्रेन में थर्ड एसी किराए का सफर 2395 रुपए था, लेकिन अब बढ़ोतरी के बाद प्रति किलोमीटर 2 पैसे के हिसाब से कुल 20 रुपए का इजाफा होगा और नया किराया 2415 रुपए हो जाएगा। इसी तरह 500 किलोमीटर की नॉन एसी यात्रा करने वाले यात्रियों को भी 10 रुपए अतिरिक्त देने होंगे। रेलवे ने कहा है कि इस बढ़ोतरी का उद्देश्य लंबी दूरी की ट्रेन की परिचालन लागत और रखरखाव में बढ़ती लागत को कवर करना है। रेलवे ने यात्रियों को सलाह दी है कि वे लंबी दूरी की यात्रा की योजना पहले से बना लें और 26 दिसंबर के बाद सफर के दौरान नए किराए का बेहद ध्यान रखें। इस बढ़ोतरी का सबसे ज्यादा असर मेल एक्सप्रेस और एसी श्रेणियों की लंबी दूरी की यात्राओं पर पड़ेगा। ऐसे में अगर आप दिल्ली, मुंबई, कोलकाता, पटना, लखनऊ जैसी लंबी दूरी की यात्रा करने वाले हैं तो टिकट बुकिंग से पहले नई दरों की जानकारी अवश्य ले लें। यात्रियों के लिए यह खबर थोड़ी परेशानी भरी हो सकती है, लेकिन लोकल ट्रेनों और छोटे सफर करने वाले यात्रियों के लिए राहत की बात है कि उनके टिकट के दाम पर कोई भी असर नहीं पड़ा है। रेल मंत्रालय का कहना है कि यात्रियों की सुविधा और सुरक्षा के साथ साथ परिचालन लागत को ध्यान में रखते हुए यह बढ़ोतरी की गई है। इसलिए लंबी दूरी की यात्रा करने वाले यात्रियों को सलाह दी गई है कि वे नए दरों के हिसाब से अपना बजट तय करें और टिकट बुकिंग में सावधानी बरतें। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत अपडेट।
और आखिर में गौतम गंभीर ने टीम इंडिया को लेकर एक बड़ा और चौंकाने वाला फैसला किया है। इस बार सिर्फ गिल को ही टीम से बाहर नहीं किया गया, बल्कि सबसे बड़ा बदलाव ये है कि जितेश शर्मा को ड्रॉप कर दिया गया और रिंकू सिंह की टीम में वापसी हो गई। रिंकू सिंह एक बार फिर टीम इंडिया का हिस्सा बन चुके हैं। वहीं जितेश शर्मा, जो अब तक संजू सैमसन के बैकअप विकेट कीपर थे और मैच के आखिरी ओवर में रन बनाने की जिम्मेदारी निभा रहे थे, उन्हें अचानक से टीम से बाहर कर दिया गया। T20 वर्ल्ड कप 2026 से पहले गौतम गंभीर ने टीम इंडिया में एक बड़ा मास्टर स्ट्रोक खेला है। गिल को ड्रॉप करना तो हुआ ही, लेकिन सबसे बड़ा सरप्राइज ये है कि उन्होंने जितेश शर्मा को भी बाहर करके रिंकू सिंह की टीम में वापसी करवा दी है। रिंकू सिंह अब टीम इंडिया में वापस लौट चुके हैं। वहीं जितेश शर्मा, जो पहले संजू सैमसन के बैकअप विकेट कीपर के तौर पर टीम में थे और फिनिशर की भूमिका निभा रहे थे, अचानक उनको टीम से बाहर कर दिया गया। याद कीजिए, ये वही जितेश शर्मा थे जिन्होंने आरसीबी को इकाना स्टेडियम में शानदार मैच विनिंग नॉक खेलकर आईपीएल चैंपियन बनाया था। अब ईशान किशन को टीम में मौका मिला है। वह बैकअप विकेट कीपर और टॉप ऑर्डर बैट्समैन दोनों के रूप में टीम का हिस्सा हैं। प्रेस कॉन्फ्रेंस में अजीत अगरकर ने साफ कहा कि जितेश शर्मा ने कोई बड़ी गलती नहीं की, लेकिन टीम कॉम्बिनेशन की वजह से लोअर ऑर्डर बैटर को छोड़कर टॉप ऑर्डर बैट्समैन की जरूरत के चलते ईशान किशन को मौका दिया गया है। लेकिन खेल की असली ताकत गौतम गंभीर के हाथ में है। टीम की सभी बड़ी डिसीजंस वही तय करते हैं। गंभीर की यह चाल खिलाड़ियों और फैंस दोनों को चौंका गई। तो गिल ड्रॉप हुए, जितेश शर्मा बाहर हो गए और रिंकू सिंह व ईशान किशन टीम में शामिल हो गए। T20 वर्ल्ड कप 2026 में ईशान किशन प्लेइंग 11 में नजर आ सकते हैं। गौतम गंभीर का यह मास्टर स्ट्रोक क्रिकेट की सच्चाई दिखाता है कि टीम में सब कुछ उनकी योजना के मुताबिक होता है। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत अपडेट डैश। तो आज की हमारे इस बुलेटिन अपडेट में बस इतना ही, लेकिन खबरों का सिलसिला लगातार ऐसे ही जारी रहेगा। बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए भारत अपडेट।